नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए मैराथन क्लास कर रहे हैं, जिसमें से भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पूरा भूगोल कवर करेंगे, जिसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले विश्व का भूगोल देखेंगे। उसमें पहला टॉपिक है नदियाँ तथा नदियों की घाटी। इसमें पहला क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश से है? ये जर्मनी से। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। डेन्यूब नदी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनावेशिंगन कस्बे के पास होती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह काला सागर में मिलती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट से इसका जो है उद्भव होता है और काला सागर में ये मिल जाती है। डेन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो डेन्यूब नदी जो है, वोल्गा नदी जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, उसके बाद डेन्यूब नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? यूरोप की। डेन्यूब नदी की कुल लंबाई जो है 2850 किलोमीटर है, जो 10 यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 2850 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये ध्यान रखिएगा। 10 यूरोपीय देशों से ये होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? पूर्वी चीन सागर में जो नदी बहती है वो है यांगसी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इसी नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसीलिए इसे सभ्यता का पालना घर कहा जाता है। तो किस नदी को सभ्यता का पालना घर कहा जाता है? यांगसी नदी को। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर संघाई व वुहान शहर स्थित है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? यांगसी नदी, जो कि चीन में बहती है। इस नदी के तट पर जो है संघाई व वुहान शहर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नदी है कांगो। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। तो कांगो नदी को जायरे नदी भी बोला जाता है। 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। तो नील नदी के बाद यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी, दक्षिण अफ्रीका की एक नदी है लिम्पोपो नदी, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत की माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि ये जायरे नदी या फिर कांगो नदी ये किसको 2 बार काटती है? ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सॉरी इक्वेटर को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? ये भूजल संसाधन आ गया दूसरा टॉपिक। तो निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है सुपीरियर झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर। कौन सा हो जाएगा? ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान तथा कजाकिस्तान से लगती है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। सुपीरियर झील अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये सुपीरियर झील है, जो कि अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित है। बैकाल झील जो है रूस में स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो हो गई, विश्व की सबसे गहरी झील ये बैकाल झील हो गई, जो कि रूस में है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील हो गई, जो कि अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील जो हो गई पूरे विश्व में, ये कैस्पियन सागर हो गई। पेट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? ताज़ा जल यानी कि साफ जल, जिसको हम पी सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3%, लगभग 3% है ये। तो पृथ्वी की को जलीय ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की धरातल का 71% भाग जल आच्छादित है
उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल के लगभग 60.7% भाग पर जल, जबकि दक्षिण गोलार्ध में के लगभग 80.9 भाग पर जल है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है। उत्तरी गोलार्ध में जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 60.7% भाग पर जल है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें लगभग 80.9% भाग पर जल है। तो लगभग 80% ज़्यादा भाग जो दक्षिण गोलार्ध है उसमें जल से आच्छादित है और उत्तरी गोलार्ध में 60.7% जल से आच्छादित है। लेकिन पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% खारे जल के रूप में दोनों गोलार्धों के महासागरों में मौजूद है और केवल 3% ताज़ा जल उपलब्ध है। नेक्स्ट है, लोअर एग्जाम में आया है, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। जल संसाधन का उदाहरण जल सतह पर, तो ये झील दिया गया है, कुआं दिया गया है, समुद्र, टैंकर, तो ये हो जाएगा झील। सतही जल वह जल होते हैं जो पृथ्वी की सतह के शीर्ष पर स्थित होते हैं। सतही जल के 4 नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब मुख्य स्रोत हैं, अतः स्पष्ट है कि झील सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। मीठे पानी का कौन सा सबसे अच्छा स्रोत है, इनमें से बताना है। महासागर दिया गया है, सागर दिया गया है, खारा पानी, नदी। तो नदी जो है ये पृथ्वी के जलमंडल का लगभग 97% भाग खारे पानी के रूप में समुद्रों में मौजूद है, जबकि लगभग 3% जल ही मीठे जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका लगभग 2/3 भाग हिमनद के रूप में पहाड़ों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों अथवा हिम टोपियों के रूप में मौजूद है। तो जो 3% है टोटल मीठा पानी, उनमें से 2/3 भाग तो हिमनद के रूप में है, जबकि मीठे जल का शेष भाग नदियों, भूमिगत जल, झीलों इत्यादि के रूप में मौजूद है। उपर्युक्त विकल्पों के अनुसार जो है मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत नदी है। महासागर, सागर एवं खारा पानी खारे पानी के स्रोत हैं। अगला टॉपिक आ जाता है पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है। तो किसके बीच स्थित है, नेपाल व तिब्बत के बीच। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। इसकी लंबाई 8,848 मीटर है। यह महान हिमालय में स्थित है, ग्रेट हिमालय में ये स्थित है। निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं। तो खनिज इनमें से किसमें संचित होते हैं, तो अवसादी चट्टान में। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। निर्माण विधि के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो निर्माण विधि के आधार पर जो है चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भैया, पहला हो गया आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान। तो इनमें से अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। तो अवसादी चट्टान का जो निर्माण होता है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन या फिर निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। इनमें जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है। इन चट्टानों के स्तरों में ही खनिज निक्षेपित तथा संचित होता है। नेक्स्ट है, भ्रंशोत पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। तो निम्नतर खंड जो होते हैं भ्रंशोत पर्वतों में वो हॉर्स्ट होते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, जब 2 भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे और किनारे की स्तंभ नीचे धंस जाए तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, जब 2 भ्रंशों के बीच का स्तंभ जो है उसी स्थान पर रहे और किनारे के स्तंभ जो है वो नीचे धंस जाएं, तब ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट व फ्रांस का वासिस पर्वत, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज और संयुक्त राज्य अमेरिका का वासाज रेंज व सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं। तो ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण कौन से हैं, भारत का सतपुड़ा पर्वत हो गया, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस का वासिस पर्वत, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, संयुक्त राज्य अमेरिका का वासाज रेंज व सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वतों के ये सब उदाहरण हो गए। जबकि 2 भ्रंशों के किनारों के स्तंभ यथावत रहें तथा बीच का स्तंभ ऊपर हो जाए तो हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। अगर 2 भ्रंशों के किनारों के स्तंभ जो हैं, दोनों स्तंभ यथावत रहें और तथा बीच का स्तंभ ऊपर हो जाए तो हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है। जर्मनी का हॉर्स्ट पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है। तो माउंट एल्ब्रूस कहाँ पे स्थित है ये बताना है। ये रूस में स्थित है, ऑप्शन सी है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। इसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस रूस में स्थित है।
एल्ब्रूस पर्वत एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो एल्ब्रूस पर्वत जो है ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो कॉकस क्षेत्र की कॉकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5642 मीटर है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप लोग बताइए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। देख लेते हैं। तो एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में है, ये 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रॉकी पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में है, 4800 किलोमीटर लंबाई है। हिमालय जो कि एशिया में है, 2500 किलोमीटर लंबाई है। महान डिवाइडिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये 3700 किलोमीटर है। ट्रांस अंटार्कटिका जो कि अंटार्कटिका में है, 3500 किलोमीटर है। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे लंबी जो है ये एंडीज पर्वतमाला है जो कि दक्षिण अमेरिका में है, 7200 किलोमीटर। उसके बाद रॉकी पर्वत आ गया उत्तरी अमेरिका में, 4800 किलोमीटर। हिमालय जो कि एशिया में है, 2500 किलोमीटर। महान डिवाइडिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में है, 3700 किलोमीटर। और ट्रांस अंटार्कटिका में 3500 किलोमीटर हो गया। अगला टॉपिक आ जाता है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। इसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए, ये सहारा हो जाएगा जो कि अफ्रीका में है। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मरुस्थल। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक लगभग 5600 किलोमीटर की लंबाई तक सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। तो लंबाई अगर इसकी देखें तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लेकर से लाल सागर तक लगभग 5600 किलोमीटर लंबाई है, और सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान की बात हो रही है, कहाँ पे स्थित है भैया? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन करने हैं। तो तनामी ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। तो तनामी जो है ये द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान की पूर्व में स्थित है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल जो है 1,84,500 वर्ग किलोमीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तनामी पृथ्वी का शुष्क स्थल और प्रमुख बिलगित रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की मुख्य वनस्पतियों में स्पिनिफेक्स घास को जो नुकीली पत्ती वाली होती है, बबूल तथा अन्य छोटी झाड़ियाँ आदि हैं। यहाँ लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। तो तनामी में लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? इनमें से कौन सा सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है आंशिक या पूर्ण रूप से? अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र आते हैं, नाइजीरिया नहीं आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक तथा सूडान के उत्तर व एटलस पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ है। यह क्षेत्रफल में यूरोप के लगभग बराबर एवं भारत के क्षेत्रफल के दुगुने से अधिक है। इस मरुस्थल का विस्तार माली, मारितानिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, चाड, सूडान, मिस्र एवं मोरक्को देशों में है। तो किन देशों में इसका विस्तार है? तो माली, मारितानिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, चाड, सूडान, मिस्र एवं मोरक्को में। तो नाइजीरिया जो है इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान अभी आपने देखा ये सहारा है। तो विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल सहारा है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। थार मरुस्थल जो है उत्तर पश्चिम भारत यानी राजस्थान में स्थित है। गोबी मंगोलिया जो कि चीन में है। मोजाबे दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, ये उज्बेकिस्तान में भी है, तुर्कमेनिस्तान में भी है। तो सी डी दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। कजाइल कुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो कहाँ कहाँ स्थित है? ये कजाइकुल रेगिस्तान जो है ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में है। इसका क्षेत्रफल 2,98,000 वर्ग किलोमीटर है। यह रेगिस्तान सीर दरिया तथा अमू दरिया नामक दो नदियों के दोआब के मध्य स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता क्वेश्चन कि ये कजाइल कुम रेगिस्तान जो है किन किन नदियों के बीच है? तो सीर दरिया तथा अमू दरिया नामक दो नदियों के दोआब के मध्य स्थित है। अगला टॉपिक आ जाता है वन। इसके बारे में देखते हैं। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें पर्णपाती वन कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन यानी पर्णपाती वन, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़, ये भी पूछ लेते हैं कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं पर्णपाती वन में। तो साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं। तो विश्व में सबसे बड़े व घने वन कौन से हैं? ये हैं, कहाँ हैं? भारत में, तंजानिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में। तो ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट वहीं पे स्थित है। विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर आर्द्रता एवं उष्णता रहने के कारण घने जंगल उगते हैं। ये जंगल चिरहरित अर्थात सदा हरे भरे रहते हैं। वृक्षों तथा पत्तियों की सघनता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच ही नहीं पाती और वहां सदा अंधकार छाया रहता है। ये जंगल सदाबहार या सिल्वास कहलाते हैं। महोगनी, तो कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे? महोगनी हो गया, गटापावी हो गया, रबर, एबोनी, रोजवुड, पाम इत्यादि प्रमुख वृक्ष हैं। विश्व में सर्वाधिक घने एवं लंबे वन इसी प्रदेश में पाए जाते हैं। ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में ये वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कांगो के घने जंगल विश्व प्रसिद्ध हैं। ब्राज़ील कहवा उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। अगला टॉपिक है विश्व का राजनीतिक भूगोल। ये देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कौन सा है? यूरोप में कितने देश हैं? तो यूरोप में टोटल कितने देश हैं? ये 44 देश हैं। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप पर बसे देशों की संख्या जो है 44 है। रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जिनका हिस्सा यूरोप एवं एशिया दोनों में है। तो रूस और तुर्की ऐसे देश हैं जिनका हिस्सा जो है यूरोप में भी लगता है, एशिया में भी। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश, एशिया महाद्वीप में 48 देश, व उत्तरी अमेरिका में 23 तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 12 देश हैं। तो सबसे ज़्यादा तो जो है अफ्रीका महाद्वीप में है जो कि 54 देश। उसके बाद आता है एशिया महाद्वीप जिसमें 48 देश हैं। फिर आता है यूरोप जिसमें 44 देश हैं। फिर उत्तरी अमेरिका 23 देश, दक्षिणी अमेरिका 12 देश। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? नहीं मिलती ये पूछा है। तो अफगानिस्तान की सीमा जो है उज्बेकिस्तान से मिलती है, ताजिकिस्तान से मिलती है, तुर्कमेनिस्तान से मिलती है, जबकि रूस से नहीं मिलती है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त देशों में केवल रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती। अफगानिस्तान की सीमा से लगे देश हैं। दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये पाकिस्तान से लगा है, पश्चिम में ये ईरान से लगा है, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं ताजिकिस्तान से लगा है, उत्तर पूर्व में यह चीन से लगा है। अफगानिस्तान जो है ये एक स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश जिसकी सीमा जो है समुद्र से या महासागर से नहीं लगती। नेक्स्ट है, निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम पूछा गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा। नाइजीरिया दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, अल्जीरिया। तो यहाँ पे दक्षिण से उत्तर पूछा गया है। तो सबसे दक्षिण में जो हो जाएगा ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका हो गया सबसे दक्षिण में। उसके बाद जो हो जाएगा ये तंजानिया हो जाएगा, यानी सबसे दक्षिण में ये हो गया। फिर इसके उत्तर में तंजानिया हो गया यानी सी। फिर इसके उत्तर में जो आएगा ये नाइजीरिया आ जाएगा यानी कि ए। उसके उत्तर की बात करें ये अल्जीरिया आ जाएगा यानी कि डी, BCAD। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं सबसे दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका हो गया, फिर उसके उत्तर में तंजानिया, उसके उत्तर में नाइजीरिया, उसके उत्तर में अल्जीरिया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? चीन दिया गया है, पाकिस्तान दिया गया है, बांग्लादेश, नेपाल। तो बताइए अब कौन सा सही होगा? तो बांग्लादेश से के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर। देख सकते हैं भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर एवं सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की है। अब टॉपिक चेंज होता है, आ जाएगा जलवायु तथा मौसम। इसके बारे में देखते हैं, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। जलवायु तथा मौसम डैश भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनमें से क्या है ये? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो है भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डिटेल देखते हैं।
तो उष्णकटिबंधीय मानसून जो है जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वस्तुतः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अर्थात कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का विस्तार है। कर्क एवं मकर रेखा के मध्य विभिन्न अक्षांशों पर वर्ष भर सूर्य की किरणों के लंबवत पड़ने के कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की उपस्थिति इस प्रकार की जलवायु को उष्ण एवं आर्द्र बना देती है। तो कौन सा ये जोन है? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जल चक्र। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जल चक्र पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके मुख्य चक्र में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला जल रूप पानी द्रव है, जो वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर संघनित होकर बादल का रूप धारण करके वर्षा के रूप में परिवर्तित करता है। यह पृथ्वी के संपूर्ण पर्यावरण रूपी पारिस्थितिक तंत्र में एक भू जैव रसायन चक्र का उदाहरण है। पृथ्वी पर जल का वितरण निम्न रूप से होता है: धरातली, वायुमंडलीय, समुद्री, भूगर्भीय। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन का पहचान करें। गलत कथन का पहचान करना है। पहला दिया गया है जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है भैया। दूसरा दिया है जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, सही है। चौथा दिया है जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है, सही है। तो इसमें गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर जल सीमित मात्रा में है। पृथ्वी पर जल विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे वाष्पीकरण, संघनन, बादल का निर्माण एवं वर्षा तथा जल का धरातली प्रवाह से होकर लगातार गुजरता है, अर्थात ऐसा चक्र लगातार चलता रहता है, जिसे हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक एवं उत्तरदायी होता है तथा बर्फ का पिघलना जल चक्र का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है? इनमें से सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होगी? ये कैनेडियन शील्ड दिया गया है, गंगा बेसिन दिया गया है, साइबेरियाई मैदान दिया गया है, अमेजन बेसिन। ये अमेजन बेसिन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह बेसिन विषुवतीय रेखीय प्रदेश में पड़ता है, जिससे यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। इसके अतिरिक्त गंगा बेसिन में औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर होती है, जबकि कैनेडियन शील्ड और साइबेरियन मैदान में अल्प वर्षा होती है। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? इनमें से किसका योगदान नहीं होता है? वर्षा का योगदान होगा, वायु की गति का योगदान होगा, आर्द्रता का, वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए वर्षा, वायु की गति तथा आर्द्रता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है, जबकि वृक्षों की संख्या जलवायु को जानने के लिए कोई योगदान नहीं होता है। अगला देखते हैं, टॉपिक है टाइम जोन, अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं। इनमें पहला क्वेश्चन है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, क्या कहलाता है? अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, क्या कहलाता है? 52वां समानांतर दक्षिण। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। जबकि अश्व अक्षांश या हॉर्स अक्षांश उच्च वायुदाब पेटी है। यह पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर व पूर्व में स्थित है। यह भी कभी कभी पूछता है अक्षांश या हॉर्स अक्षांश, क्योंकि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। यह 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर पूर्व में स्थित है। शरदी विश्व रात दिन बराबर 2019 में कब था? शरदी विश्व की बात हुई है, ये कब होता है? ये 23 सितंबर को होता है। चाहे 2019 में चाहे जब पूछे, ये 23 सितंबर को शरदी विश्व होता है, यानी दिन रात बराबर होते हैं। तो विषुव वर्ष का वह समय है जब सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर के समय ऊर्ध्वाधर होता है। इस समय दोनों गोलार्धों को समान प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन तथा रात को समान होती है, तो रात और दिन की अवधि जो है पृथ्वी पर समान रहती है। यह स्थिति वर्ष में 2 बार आती है, एक बार 21 मार्च को, एक बार 23 सितंबर को। इसे क्रमशः वसंत विषुव जो 21 मार्च को आता है उसको वसंत विषुव बोलते हैं, जो 23 सितंबर को आता है वो शरद विषुव कहलाता है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? भारतीय समय की बात हो रही है तो 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका उपयोग मानक समय के रूप में किया जाता है। 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को अपनाया गया। तो भारतीय मानक समय को 1 सितंबर 1947 को अपनाया गया था। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच मीन टाइम GMT ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश के में समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? ग्रीनविच कहाँ पे स्थित है? ये लंदन। ग्रीनविच मीन टाइम GMT ग्रीनविच लंदन में स्थित रॉयल वेधशाला का औसत समय है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। भारतीय मानक समय IST की स्थापना जो है 1 सितंबर 1947 ईस्वी को हुई। भारतीय मानक समय GMT से 5.5 घंटा आगे है। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? कर्क रेखा कहाँ से गमन करेगी? भारत और सऊदी अरब से। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब, भारत। तो कर्क रेखा एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब, भारत, संयुक्त राज्य अमीरात, म्यांमार, ओमान, चीन, बांग्लादेश एवं ताइवान से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है। ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम व राजस्थान। तो ये 8 राज्य हो गए। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। भारत में माही नदी जो है कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? एक अक्षांश डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? एक अक्षांश जो होता है लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? ये 111 किलोमीटर। समान रूप से पृथ्वी की सतह पर निर्मित होने वाले काल्पनिक क्षैतिज वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इक्वेटर कहा जाता है। प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश निर्मित होता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश तक, दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश निर्मित होते हैं। इस प्रकार अक्षांशों की कुल संख्या जो हो गई 181 हो गई। 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में और एक बीच में जो 0 डिग्री होता है, कुल मिला के 181 हो जाती है। 2 अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर होती है। अक्षांशों की लंबाई विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण जाने पर घटती जाती है। तो अक्षांशों की लंबाई जो है विषुवत रेखा से यानी इक्वेटर से उत्तर में जाएंगे या दक्षिण में जाएंगे, थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है। नेक्स्ट है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो कहाँ पे बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पे जो है बराबर रोशनी पड़ती है, इसलिए दिन रात बराबर होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 अक्षांश इक्वेटर पर दिन रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी। 1 घंटे में जो ये 15 डिग्री होता है। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम और मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच या में उत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नॉर्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माली, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। तो 0 डिग्री कहाँ से गुजरता है? 0 डिग्री देशांतर ग्रीनलैंड, नॉर्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माली, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र। नेक्स्ट, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो समय क्षेत्र की कुल कितनी संख्या है? ये है टोटल 24। विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। टाइम जोन किसी स्थान का मानक समय होता है या इंग्लैंड का ग्रीनविच समय होता है। भारत के टाइम जोन का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है, जो प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, कहीं मिर्जापुर भी रहता है। सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस में 12 है तथा रूस में 11 टाइम जोन है। तो फ्रांस में 12 टाइम जोन है, रूस में 11 टाइम जोन है। अगला टॉपिक है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। ये देखेंगे, इसमें दिया गया है देशांतरण डैश की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है। यहाँ पे डैश में क्या आएगा? तो प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है। ये हो जाएगा देशांतरण प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। तो वृद्ध की सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? ये है श्रीलंका। डिटेल देखते हैं।
दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश श्रीलंका है। वर्तमान में वर्ष 2019 में यूएन द्वारा जारी विश्व जनसंख्या प्रदेश 2019 के अनुसार दक्षिण एशिया व इसमें शामिल देशों में वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत है। देख लेते हैं। 15 से 64 आयु वर्ग की प्रति 100 जनसंख्या पर 65 या उससे अधिक आयु की जनसंख्या, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। श्रीलंका का देख लीजिए 17.3 है, भारत का 9.8 2020 में। निम्नलिखित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? इनमें से मुसलमानों की जनसंख्या किसमें अधिक है ये बताना है आपको। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान। तो इसमें इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी जनसंख्या लगभग 273 मिलियन है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी जकार्ता तथा मुद्रा रुपया है। ईरान की राजधानी तेहरान तथा बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सही अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चयन कीजिए। अवरोही यानी घटता हुआ क्रम, ये आपको बताना है। ये देखते हैं। बांग्लादेश दिया गया है, भारत दिया गया है, पाकिस्तान, श्रीलंका दिया गया है। तो प्रेजेंट में अगर देखेंगे तो नगरीकरण सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश में है, एक हो जाएगा। फिर उसके बाद आएंगे तो पाकिस्तान का हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का हो गया, फिर पाकिस्तान का हो गया, उसके बाद फिर भारत का हो गया यानी 2 का, उसके बाद जो है ये श्रीलंका का सबसे कम। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 कोई दिया नहीं गया है क्योंकि पुराना क्वेश्चन है ये, देख सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान विकल्प बी सही उत्तर था एवं दिए गए विकल्पों की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत व क्रम निम्नवत था। तो 2000 उस समय जब दिया गया था ये प्रश्न तब तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा था 35%, उसके बाद भारत था 30.9%, फिर बांग्लादेश 30.5%, फिर श्रीलंका 18.2%। वर्तमान स्थिति 2019 की मध्यावधि में दिए गए विकल्पों की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत व अवरोही क्रम निम्न है। तो वर्तमान की बात करें तो बांग्लादेश 37.7% सबसे ज़्यादा, फिर पाकिस्तान 36.9%, फिर भारत 34.5%, फिर श्रीलंका 18.6%। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व नगरीकरण प्रतिशत 2019 के अनुसार है ये। नेक्स्ट है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। तो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2018 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप उत्तरी अमेरिका 82.2% है। उत्तरी अमेरिका 82.2%, लैटिन अमेरिका में करीबन 80.7, यूरोप 75.5, ओशिनिया 8.2, एशिया 49.9 और अफ्रीका 42.5। निम्नलिखित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। इंडोनेशिया दिया गया है, ब्राज़ील दिया गया है, रूस दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्नकाल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक थी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल 121.08 करोड़ जनसंख्या में 37.71 करोड़ शहरी क्षेत्रों में है। WPPR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की 33.1 करोड़, इंडोनेशिया की 27.3 करोड़, ब्राज़ील की 21.2 करोड़ एवं रूस की 14.5 करोड़ जनसंख्या है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो संसार में पूछा है सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, तो ये इनमें से सिंगापुर हो जाएगा। ये विकल्पों में सिंगापुर सर्वाधिक नगरीकृत देश है जिसकी 100% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व नगरीकरण प्रदेश के अनुसार दिए गए विकल्पों में नगरीकरण का प्रतिशत निम्न है। सबसे ज़्यादा इजराइल हो जाएगा सिंगापुर 100%, उसके बाद इजराइल 91 2019 की बात करें तो सिंगापुर 2019 में 100% है और 2000 में भी 2% था, 100% था। इजराइल 92.5%, जापान 91.7%, जर्मनी 77.4%। सिंगापुर, कुवैत, तो सिंगापुर, कुवैत, कैमन द्वीप, वेटिकन सिटी, सेंट मार्टिन, मोनाको, बरमूडा, एजुएला, जिब्राल्टर, नौरू, होली सी ऐसे देश हैं जो 100% नगरीकृत हैं।
अब आ जाते हैं भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल हम लोग देखेंगे। भारत भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल सबसे पहले देखेंगे, पहला टॉपिक यही होगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बारालाचाला दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बारालाचाला दर्रा लाहौल स्पीति जिले हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है। यह दर्रा जो है मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। तो बारालाचाला दर्रा जो है ये लाहौल स्पीति जिले जो कि हिमाचल प्रदेश है को लेह लद्दाख से जोड़ता है। यह दर्रा मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। नदियाँ तथा नदियों की घाटी देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? नदी द्वीप की बात हो रही है, वो असम में स्थित है, जिसका नाम है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। असम राज्य में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली शब्द माजुली से लिया गया है, जिसका अर्थ है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। माजुली द्वीप वैष्णव संस्कृति का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। यह दामोदर नदी हुगली नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। इस नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ियों से होता है। गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? गंडक नदी से बात हो रही है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली यह नदी 630 किलोमीटर तक विस्तृत है, जिसमें भारत में इसका विस्तार क्षेत्र 445 किलोमीटर और नेपाल में 185 किलोमीटर है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है तथा हाजीपुर के निचले भाग में पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक तो दामोदर नदी हो गया। बिहार की शोक कौन सा होता है? ये कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है, तो कोसी नदी हो गया। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बरसात के दिनों में उत्तरी बिहार में भीषण तबाही का कारण बनती है। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है, यह तिब्बत से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। निम्नलिखित को मिलाएं, तो मिलान करना है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे है? ये रिहंद नदी पर है। रिहंद हो गया। परीक्षा बांध की बात करें तो ये बेतवा नदी पर है। गोविंद सागर बांध की बात करें तो ये शहजाद नदी पर है। जामनी बांध जो है ये जामनी नदी पर है। तो ऑप्शन देख लीजिए, देख सकते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है रिहंद नदी पर, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर। ये ध्यान रखिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है ये रिहंद नदी पर है। गोविंद सागर बांध जो है शहजाद नदी पर है। परीक्षा बांध बेतवा नदी, जामनी बांध जो है ये जामनी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो ऐसा कौन सा जगह है? इसको बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, तो दोनों के सम्मिलित रूप को जब दोनों मिल जाती हैं उसको गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग में गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो सतोपथ हिमानी से अलकनंदा निकलती है और गंगोत्री से भागीरथी, तो ये दोनों देवप्रयाग में मिल जाती हैं और देवप्रयाग से यह नदी पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती है। अन्य 3 प्रयाग के नाम निम्न है। तो रुद्रप्रयाग जो है यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। तो अलकनंदा जो है सतोपथ से आती है, तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से आके मिल जाती है अलकनंदा से। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडार नदी आके मिलती है और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से पौली गंगा आके मिलती है। तो अलकनंदा से सबसे पहले रुद्रप्रयाग में तो मंदाकिनी मिलेगी, तो उसका नाम अलकनंदा हो जाएगा। फिर कर्णप्रयाग में पिंडार मिलेगी, तो इसका सम्मिलित रूप अलकनंदा कहलाएगा। फिर विष्णुप्रयाग में पौली गंगा मिलेगी और जाके देवप्रयाग में फाइनली ये भागीरथी से मिलती है और इसका नाम हो जाता है गंगा। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदावरी नदी की बात हो रही है, ये कहाँ से निकलती है? ये नासिक जिले से निकलती है, पश्चिमी घाट से। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है।
या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी नदी जो है ये नासिक जिले के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो सहायक नदियाँ भी याद करिए, प्रवरा, इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता आदि। पोलावरम सिंचाई परियोजना श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। तो गोदावरी नदी पर 2 सिंचाई परियोजनाएं हैं, एक पोलावरम सिंचाई परियोजना, एक श्री राम सागर परियोजना। नेक्स्ट है, काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया जाता है? ये भी पूछता है काफ़ी। तो ये नेपाल हिमालय कहा जाता है काली और तीस्ता नदी के बीच। पूरा देख लेते हैं। तो काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, याद रखिएगा। तो पहला होता है सिंध से सतलज नदी के बीच जो होता है, इसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। तो पहला जो है सिंध व सतलज नदी के बीच जो है उसको पंजाब हिमालय बोलेंगे या फिर कश्मीर हिमालय। दूसरा सतलज नदी से काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय होता है। फिर काली से तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय। तो सिंध से सतलज के बीच कौन सा हो गया? पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज से काली के बीच हो गया कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता के बीच हो गया नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। इस श्रृंखला के पश्चिम में कुमाऊं हिमालय तथा पूर्व में असम हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय चारों हिमालय में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? हिमालयी नदी तंत्र गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया। तो 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, जबकि कावेरी एवं गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से, तो गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से तथा कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। हिमालयी नदियाँ 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है, ये पूछा गया है। साबरमती मिलती है, तापी मिलती है, माही मिलती है। एक बार देख लेते हैं इसको। खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। ऊपर आपको बताया गया कि माही नदी जो है कच्छ के रण में विलुप्त होती है, जबकि वो गलत है। लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। माही जो है ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, जबकि लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर सतारा जिले के कराड़ नामक स्थान पर कृष्णा नदी से मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय महाप्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी तापी नदी। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि नर्मदा प्रायद्वीप भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों पूर्णा, गिरना, अनेद, मोरना आदि नदियाँ आती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी नाम से कौन जानी जाती है? ये पेन्नार नदी। पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। पेन्नार नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पापाधन और चित्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो नदी कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, वैगई नदी का वर्षानद पहाड़ी तमिलनाडु से, कृष्णा का महाबलेश्वर से, ब्राह्मणी का दुधवा पहाड़ी छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो यमुना से कौन सी नदी नहीं मिलती है? केन मिलती है, बेतवा मिलती है, चंबल मिलती है, जबकि सोन नहीं मिलती है। ये सोन गंगा की सहायक नदी होगी।
यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा की समानांतर बहती हुई प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। मैदानी क्षेत्र में चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन नदियाँ यमुना में मिलती है, जबकि सोन अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा से मिलती है। सोन की सहायक नदी रिहंद कुन्हड़ है। नेक्स्ट है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त और कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो वह है सोन नदी। सोन या स्वर्ण नदी गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ नर्मदा के स्रोत के समीप से होता है। सोन की लंबाई 784 किलोमीटर है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह पटना के समीप गंगा से मिलती थी, परंतु इसका संगम निरंतर पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है। काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? काबिनी, हेमवती और अमरावती ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 805 किलोमीटर लंबी 87,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। इसका सर्वाधिक अपवाद क्षेत्र तमिलनाडु में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हेमवती, काबिनी, अमरावती, शिमसा, लोका पावानी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी। यह नदी शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। तो शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर। अगला देखते हैं, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? इनमें से किसका उद्गम भारत में नहीं है ये पूछा गया है। तो चिनाब का है, ब्यास का है, रावी का है, सतलज का जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सतलज नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर ऊंचाई पर स्थित मान सरोवर के निकट राक्षस ताल तिब्बत से है। तो सतलज नदी का उद्गम मान सरोवर के निकट राक्षस ताल से, राकस ताल भी उसको बोलते हैं, राक्षस ताल भी बोलते हैं। उत्तरी भारत में बहने वाली सदा नीरा नदी है। इस नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। हिमाचल प्रदेश में के भाखड़ा नामक स्थान पर सतलज पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। तो गोविंद सागर जलाशय जो है ये सतलज नदी पर। ब्यास नदी की बात करें तो हरिके बैराज में ब्यास नदी उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। तो ब्यास नदी का जो उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। हरिके बैराज में ब्यास नदी सतलज नदी से मिल जाती है, जहाँ से यह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर भारत पाक की सीमा का निर्धारण करती है तथा यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। चिनाब नदी की बात करें तो चंद्रभागा नदी भी इसको बोलते हैं। चंद्र एवं भागा नामक 2 सरिताओं से मिलकर बनी है। उद्गम बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है और बड़ा लाचारा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है, जिससे चंद्रभागा नदी बोलते हैं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है ये पूछा गया है। तो ये है गंगा नदी, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत से ही हुआ हो। ठीक है, तो गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर, बिहार 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर तथा 2525 किलोमीटर की कुल दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार यह 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर तथा ब्रह्मपुत्र जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत का रूट किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? दामोदर नदी बेसिन को। दामोदर नदी बेसिन को कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूर कहा जाता है। तो दामोदर नदी बेसिन में काफ़ी कोयला उपलब्ध है, जिसके कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसका मुहाना हुगली नदी है। दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियाँ बराकर, बोकारो, कसार तथा जमुनिया हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो कौन सा हो जाएगा? लूनी नदी। थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी प्रमुख है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी से निकलती है तथा कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। जवाई, सुकरी एवं जुजड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो अब लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में विलुप्त होती है, ना कि माही। नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम लिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज इलाहाबाद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। चूँकि प्रयागराज में तीनों नदियां आकर मिलती हैं अतः इस स्थान को त्रिवेणी संगम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का मिलन स्थल पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां पर प्रतिवर्ष माघ के महीने में अद्भुत माघ मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। बताना है कौन सी नदी है। 2900 किलोमीटर से आप जान गए होंगे। यह तिब्बत चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से में शुरू होता है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम से भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी जो है सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता हैं। तो इसकी सहायक नदी जो है धनसिरी, मानस, सुबनसिरी, कामेंग, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत के निकट चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से हुआ है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा नदी की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता, लोहित, दिहांग, दिबांग तथा संकोश आदि हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा दिया गया है, गोदावरी दिया है, कावेरी, कृष्णा। तो हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इस नदी का समागम या मुहाना खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है। नर्मदा तो होती है, लूनी भी होती है, और इसमें से साबरमती भी होती है, कृष्णा नहीं होती है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। तो कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। या दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि गोदावरी प्रथम है। नेक्स्ट है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियां हैं? मानसरोवर झील के निकट है। यह ब्रह्मपुत्र, सतलुज तथा सिंधु। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु भारत की प्रमुख नदियां हैं। इन तीनों का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल समुद्र तल से ऊंचाई 4555 मीटर से निकलती है, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटकर पंजाब में प्रवेश करती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास सिनकाबाब हिमनद से निकलती है, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज आदि नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह प्रारूप का अनुसरण करती हैं। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। तो ये नासिक जिले के। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है। अब अगला जो है टॉपिक भूजल संसाधन, इसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है? पंचेत हिल बांध का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध बनाया गया है। वर्ष 1959 में उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है।
पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्रभूमि पर ब्यास नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर एक जलाशय का निर्माण किया गया है जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है। यह बांध 1975 में बनाया गया। तो पोंग बांध जो है ये हिमालय प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्रभूमि पर ब्यास नदी पर बना है। तो पोंग बांध ब्यास नदी पर शिवालिक पहाड़ी में है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर जलाशय का निर्माण किया गया है, उसको महाराणा प्रताप सागर कहते हैं। यह बांध जो है 1975 में बनाया गया था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी हो गया। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी गंगा की सहायक है। शिव समुद्रम परियोजना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये कावेरी नदी पर है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलालपन की बात करें ये चिनाब नदी पर स्थित है। देख सकते हैं परियोजनाएं। तो ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। तो ब्यास परियोजना तो नाम से ही स्पष्ट है, ब्यास नदी पर होगी। रंजीत सागर जो है ये रावी नदी पर है। सलाल बिजली परियोजना चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर हो गया। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर हो गया। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर हो गया। सलाल बिजली परियोजना भी चिनाब नदी पर हो गया। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। रंजीत सागर रावी नदी पर। और ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर। नेक्स्ट है उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है या उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? उकाई बांध की बात हो रही है, तो ये है गुजरात में। डिटेल देखते हैं। उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है। तो उकाई बांध जो है किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। कहाँ पे? गुजरात के सूरत जिले में। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर की बात करें तो ये गुजरात का सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है तिरुचिरापल्ली में। कल्लनई नाम से जाना जाने वाला बांध तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर स्थित है। यह बांध कावेरी नदी पर निर्मित किया गया है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल तो ये सतलुज नदी पर। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 255.55 मीटर यानी 740 फीट है। तो सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है जिसकी ऊंचाई जो है 261 मीटर है। उसके बाद नंबर आता है भाखड़ा का जो कि 255.55 मीटर ऊंचा है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ तथा यह वर्ष 1963 ईस्वी में राष्ट्र को समर्पित किया गया। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा नांगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऊंचा हो गया, अब लंबा की बात कर लें तो सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा? ये हीराकुंड हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जिसका निर्माण वर्ष 1948 में ओडिशा के संबलपुर जिले में महानदी पर किया गया। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। कहाँ पे? ओडिशा के संबलपुर में। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है तथा तटबंध सहित इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बांध के तटबंध के कारण 743 वर्ग किलोमीटर लंबी एक कृत्रिम झील बन गई है। इसे हीराकुंड कहते हैं। हीराकुंड बांध से उत्पादित विद्युत राउरकेला स्टील प्लांट को प्रदान किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि राउरकेला स्टील प्लांट को जो है विद्युत कहाँ से मिलता है? तो ये हीरा बांध से। श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्रीशैलम बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर कुर्नूल आंध्र प्रदेश और महबूबनगर तेलंगाना जिलों के मध्य स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर कुर्नूल जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है और महबूबनगर जो कि तेलंगाना में स्थित है, इन जिलों के मध्य अवस्थित है। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। इस परियोजना को 1960 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है?
पैठण जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। पैठण जल विद्युत परियोजना का या जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। पैठण जल विद्युत परियोजना या फिर जायकवाड़ी परियोजना, ये महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत की बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इसे गोदावरी नदी पर स्थापित किया गया है। ये गोदावरी नदी पर है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के सूखा प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध जो है ये रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है एवं इसे रावी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो सबसे ज़्यादा बांध तो भैया महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में 1800 से ज़्यादा बांध है। तो महाराष्ट्र में जो है 1800 से ज़्यादा बांध है, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश व गुजरात क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक सिंचाई परियोजना जो है उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। नेक्स्ट है, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का लगभग कितना प्रतिशत भूजल रिजर्व से आता है? यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 80%। भूमिगत जल वर्षा जल का वह अंश होता है जो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का 80% भूमिगत जल से आता है। अगला टॉपिक है पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद दर्रे। ये सभी चीज़ देखेंगे हम लोग। तो कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिक्कमगलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? तो ये कौन सा जानवर है? तो ये घोड़े के मुख का है। कुद्रेमुख चोटी कर्नाटक राज्य के चिक्कमगलुरु जिले में स्थित राज्य की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी का आकार घोड़े के मुख के समान है। कुद्रेमुख शब्द का अर्थ ही घोड़े का मुख होता है। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है? हाथी पर्वत के रूप में किस पर्वत को जाना जाता है? जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है। कौन सा है ये? ये है अन्नामलाई या अन्नामलाई। दक्षिण भारत में के तमिलनाडु और केरल राज्यों की सीमा पर स्थित अन्नामलाई, अन्नामला भी बोलते हैं इसको, पर्वत की को हाथी पर्वत के नाम से जाना जाता है। एलिफेंट माउंटेन जो है अन्नामलाई पर्वत को कहते हैं। यह भारत के पश्चिमी घाट का ही दक्षिण विस्तार है, जो कि 3 पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित है। यहाँ से दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। तो अन्नामलाई से तो हाथी पर्वत जो है यहाँ से दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ यानी कार्डमम माउंटेन, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर इसी पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? भारतीय सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है कंचनजंगा, जो पूरी तरह से भारत में है। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, या नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। कंचनजंगा नाम तिब्बती शब्द कंचन और दोंगा से लिया गया है, जिसका अनुवाद इस क्षेत्र के 5 महत्वपूर्ण पर्वतों के कारण द ग्रेट ट्रेजर ऑफ द ग्रेट स्नोज है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी की बात हो रही, इसमें है गुरु शिखर सबसे ऊंचा। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। तो अरावली पर्वत का जो पश्चिमी भाग है ये मारवाड़ कहलाता है और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू के गुरु शिखर 1722 मीटर में मिलती है, जबकि नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई डोडा बेट्टा 2637 मीटर में मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है 1000 से 1300 मीटर है। महाबलेश्वर, कालसूबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है, तो पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर ये पूछा गया है कि यह है अनाईमुडी
पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनायमुडी है, या केरल में स्थित दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, या कार्डमम पहाड़ियों, अन्नामलाई पहाड़ियों और पालनी पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित एक एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कार्डमम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और पालनी पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित है, और इसी के दक्षिणी क्षेत्र में जो है ये अनायमुडी स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। प्रसिद्ध चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। तो किस श्रृंखला में स्थित है? तो ये काराकोरम रेंज में स्थित है, काराकोरम श्रृंखला। प्रसिद्ध चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में पीओके में स्थित है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसका नामकरण हेनरी हैवर्सम गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर हुआ है। इसको स्थानीय लोग दापसांग कहते हैं। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हैं? पालघाट दर्रे से आपस में कौन कौन जुड़ता है? ये केरल और तमिलनाडु। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की एक बड़ा दर्रा है। नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित यह दर्रा लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है। तो नीलगिरी पहाड़ी व अन्नामलाई पहाड़ी के बीच यह जो है स्थित 32 किलोमीटर चौड़ा है, और केरल तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच यह दर्रा यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। पालघाट दर्रे से होकर गुजरने वाले राजमार्ग और रेल मार्ग केरल में पलक्कड़ को तमिलनाडु में कोयम्बटूर से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए दर्रे और उनके स्थानों का कौन कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये आपको बताना है। जोजिला और बुर्ज दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ये तो सही है। बारालाचला और शिपकीला दर्रा उत्तर प्रदेश में है, तो गलत हो जाएगा। थांगला, नीति दर्रा और लिपू लेक। थांगला, नीति दर्रा, लिपू लेक, तो ये भी गलत हो जाएगा। नाथुला और जयलिपला सिक्किम में सही हो जाएगा। तो कौन सा गलत है? तो 2, 3 गलत है। देख लेते हैं। तो जोजिला एवं बुर्जिल दर्रा तो जम्मू कश्मीर हो गया। बारालाचला एवं शितकीला हिमाचल प्रदेश। नीति माना लिपू लेक उत्तराखंड में है। नाथुला एवं जयलिपला जो है सिक्किम में है। थांगला जो है ये लद्दाख में है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित विश्व की सबसे ऊंचाई पर्वत चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट 8848, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन 8611, कंचनजंगा 8598, लोत्से 8516, मकालू 8485। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनायमुडी है, 2695 मीटर। देख सकते हैं। अनायमुडी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर में है। यह प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार है। यह चोटी अन्नामलाई पहाड़ी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? ये पीर पंजाल पर्वतमाला। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला पीर पंजाल हो गई। लघु हिमालय 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा तथा 3700 से 4500 मीटर ऊंचा है। तो लघु हिमालय जो है 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है तथा 3700 से 4500 मीटर ऊंचा है। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। तो शीतोष्ण मुलायम घास के जो मैदान होते हैं जम्मू कश्मीर में, उन्हें मर्ग कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलमर्ग एवं सोनमर्ग। उत्तराखंड में घासों को बुग्याल एवं प्याल के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है। लघु हिमालय या महान हिमालय पर स्थित पर्यटन स्थल शिमला, मनाली, डलहौजी, मंसूरी, रानीखेत और नैनीताल हैं। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान या पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? उसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प से हुआ है। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण जो हुआ है मीसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी
के दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। दक्कन ट्राइब का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा आदि राज्यों में है। लावा बेसाल्ट के अपक्षय से काली मिट्टी का विकास इन क्षेत्रों में हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनायमुडी है। कई बार क्वेश्चन ये हो चुका, रिपीट हो चुका, फिर से देख लेते हैं। भारतीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है जो केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनायमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पर्वत पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर परालनी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? इनमें से कौन सा है जो नहीं है? माउंट कंचनजंगा है, माउंट मकालू है, माउंट नंदा देवी है, माउंट नाग टिब्बा नहीं है। माउंट नाग टिब्बा महान हिमालय या हिमाद्री में अवस्थित नहीं है, जबकि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू आदि पर्वत शिखर महान हिमालय में स्थित हैं। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 3745 मीटर तथा चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियाँ स्थित है। तो पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी जो है लघु हिमालय में स्थित है। नाग टिब्बा लघु हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो नाग टिब्बा जो है लघु हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 3032 मीटर है। इसी श्रेणी में ही शिमला, कुल्लू, मसूरी, मनाली, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि पर्यटन स्थल शामिल हैं। नेक्स्ट है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम की अगर बात करेंगे तो K2 हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट K2 पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अन्य प्रमुख चोटियों की ऊंचाई इस प्रकार है। नंगा पर्वत 8122 मीटर भारत में है। माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर नेपाल, चीन में है। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? तो पोनमुडी कहाँ पे है? ये तिरुवनंतपुरम के पास। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर है। यह अरब सागर के किनारे स्थित है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है और यहाँ घनी हरियाली वाले वनों में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह क्षेत्र चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? कौन सी स्थित नहीं है? तो करेवास जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में है, भागीरथी भी है, काठमांडू है, अराकू नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश के दक्षिण भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम जिले में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। मेघालय पठार की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की जो सबसे ऊँची चोटी है, यह शिलोंग चोटी है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग चोटी है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ भी मेघालय पठार का ही भाग हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और ये वहाँ पे जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। जबकि मिकिर पहाड़ियाँ असम के काजीरंगा उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह है। मिकिर की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? असम के काजीरंगा उद्यान के दक्षिण में, जो कार्बी आंगलांग पठार का हिस्सा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दम्बुचको है। नेक्स्ट है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो केरल में है वो है अनायमुदी, 2695। अनायमुडी पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह केरल की भी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह केरल राज्य के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों की सीमा पर स्थित है। यह चोटी 2695 मीटर यानी 8441 फीट ऊंची है। अनायमुडी चोटी के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, जो इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? इनमें से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो मुकुट पर्वत की। पर्वतों का ऊंचाई क्रम निम्न है। कंचनजंगा जो है 8586 मीटर, जो कि सिक्किम में है। नंदा देवी 7817 मीटर, जो कि उत्तराखंड में है। कामेट पर्वत 7756 उत्तराखंड में। मुकुट पर्वत 7242 मीटर उत्तराखंड में। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डैश के बीच सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
भारत और नेपाल की सीमा पर है। कंचनजंगा पर्वत विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। 8,586 मीटर। यह पर्वत भारत के सिक्किम राज्य के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी राज्य में स्थित है। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसकी है? यह है ऊटी की। इनमें से जो दिया गया है, ऊटी की ऊंचाई समुद्र तल से 2240 मीटर, शिमला की 2206, दार्जिलिंग की 2045, डलहौजी की 1970। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित डैश चोटी है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सैडल पीक। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी 732 मीटर पर चोटी जो है सैडल पीक है। माउंट देवमाली 1632 मीटर ओडिशा के कोरापुट जिले में है। कारोह 1467 मीटर चोटी हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में, तथा बेटलिंगशिप जो है 930 मीटर है, जो कि त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अब अगला टॉपिक आ गया मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा थार मरुस्थल। भारत के थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्य धरातल के विपरीत रेत अधिक सूर्यातप ग्रहण करके जल्दी गर्म हो जाती है, तो रात के समय रेत प्राप्त सूर्यातप की मात्रा को तीव्रता से वापस लौटा देती है। अतः यहाँ दिन का तापमान अधिक एवं रात का काफ़ी कम होता है। दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो कच्छ, गुजरात में। गुजरात भारत में स्थित कच्छ का रण एक विशाल क्षार युक्त दलदली वीरान क्षेत्र है। कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार है। गुजरात में उत्पादित होने वाले कुल नमक का एक तिहाई भाग कच्छ के रण से प्राप्त होता है। कच्छ का रण देश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से एक है। यह एक 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला टॉपिक देखते हैं, वन। इसमें पहला क्वेश्चन है, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि डैश की प्रमुख प्रजातियां हैं। किसकी प्रजातियां हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन की प्रमुख प्रजातियां हैं। ये वन भारतवर्ष में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में तथा शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कंटक वन। उष्णकटिबंधीय कंटक यानी कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में कई प्रकार की घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इन्हें पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियाँ बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खिजड़ी और पलाश इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन के जंगल ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी के पेड़ों में से एक है। भारत में सागौन के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन की लकड़ी पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो अमेजन हो जाएगा। अमेजन वर्षावन, जिन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं, अपने विस्तार एवं सघनता के कारण पृथ्वी ग्रह के फेफड़े भी कहे जाते हैं। इनका विस्तार मुख्यतः ब्राज़ील में है। अगला क्वेश्चन है, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भूक्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये लगभग 25% हो जाएगा, ऑप्शन सी। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का लगभग 25% भूक्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ISFR 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? बिनसर का जंगल, तो ये है उत्तराखंड में। बिनसर का जंगल।
बिनसर का जंगल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बिनसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 34 किलोमीटर दूर स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 2412 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। अब इसे वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का डैश है, तो कितने प्रतिशत है? यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? सी, 21.54%। ISFR 2021 के अनुसार भारत में वन और वृक्षों का आवरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% और कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर, भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। प्रश्नकाल के दौरान भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का 21.54% था, जबकि वर्तमान में भारत का वास्तविक वन कवर क्षेत्र 21.71% है। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ये मध्य प्रदेश। जनवरी 2022 में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने द्विवार्षिक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के 17वें संस्करण का शुभारंभ किया। वर्ष 1987 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा गूगल से, क्योंकि नया डेटा आ चुका है। बाद में नया डेटा हम दे देंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? किसका है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है खनिज संसाधन। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है, यह है झरिया। झरिया पूरे झारखंड के कोयले का उत्पादन 60% भाग उत्पादन करता है। झरिया में उत्तम किस्म का कोकिंग कोल पाया जाता है। झारखंड में कोयले का खनन दामोदर घाटी, सोन घाटी तथा राजमहल क्षेत्रों में होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो कहाँ पाए गए हैं? ये राजस्थान में पाए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार आंध्र प्रदेश और झारखंड में है। यूरेनियम दुनिया के दुर्लभ खनिजों में से माना जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए यह काफ़ी उपयोगी साबित होता है। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, तो कौन सा हो जाएगा? ये दल्ली राजहरा हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति दल्ली राजहरा खान से होता है। यह खान छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से, तो ये ध्यान रखिएगा, भिलाई संयंत्र की स्थापना जो हुई थी रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में की गई थी। कोरबा खान एक कोयला खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है, तो कुद्रेमुख कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। KIOCL कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड का गठन 2 अप्रैल 1976 में कर्नाटक इस्पात के अधीन हुआ था। यह भारत में निम्न श्रेणी की लौह अयस्क के खनन के लिए स्थापित की गई थी। कोलार सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं? कोलार सोने की खानें जो हैं ये कर्नाटक में स्थित है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना की बात हो रही है, तो ये तांबा के लिए। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए, तो खेतड़ी जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया गया है। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान चीन है, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः भारत और जापान है। सीमेंट के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन अकेले चीन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र डैश के महत्वपूर्ण खनन का केंद्र है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा तांबा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के मलंज खंड में भारत का लगभग 70% तांबे का भंडार है तथा
तांबा प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह अपने अयस्कों में मिलता है। तांबा आग्नेय, अवसादी व रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में तांबा के प्रमुख उत्पादक राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा झारखंड हैं। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? इसमें कौन सा हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, झारखंड का स्थान है। राजस्थान का क्षेत्रीय क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। जमशेदपुर झारखंड है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल है, जबकि झरिया झारखंड जो है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। झरिया झारखंड राज्य का एक शहर है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, जबकि अन्य सभी स्थान स्टील निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये है जमशेदपुर। जमशेदपुर छोटा नागपुर पठार में अवस्थित एक शहर है जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय है। यहाँ भारत की पहली निजी क्षेत्र की लौह और इस्पात कंपनी जमशेद रतन जी टाटा ने 1907 ईस्वी में स्थापित की थी, जिसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। जमशेद जी रतन जी टाटा के नाम पर ही इस शहर का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राजनीतिक भूगोल, ये टॉपिक आ गया। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश तो हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 60 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को डैश तट कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है? पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट जो है ये कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो है ये कोरोमंडल तट है। फिर गोलकुंडा तट जो है कृष्णा नदी से गोदावरी डेल्टा तक, गोलकुंडा तट हो गया। उत्तरी सरकार तट जो है गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग। भारत के पश्चिमी समुद्री तट की बात करें तो कोंकण तट गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र होता है। केनरा तट गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र। मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र। कोंकण हो गया गुजरात से गोवा तक, केनरा हो गया कनारा गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक, मालाबार मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। अगर कोरोमंडल की बात करें तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, गोलकुंडा कृष्णा से गोदावरी डेल्टा तक और उत्तरी सरकार जो है गोदावरी से उत्तरी तटीय भाग तक। नेक्स्ट है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यही यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि प्रयागराज इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, कहीं कहीं मिर्जापुर भी होता है, कि समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय GMT 82.5 डिग्री पूर्वी है। भारत का समय GMT से 5.5 घंटा आगे है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये किसी दिए गए बिंदु की विषुवत से उत्तर या दक्षिण की कोणीय माप को अक्षांश कहते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगला टॉपिक है जलवायु तथा मौसम। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को कौन सा जलवायु कहा जाता है? तो भारत की जलवायु को जो है ये मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती हैं? तो कौन सा कारण है? तो ये हिमालय है। उत्तर में भारत के हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन पर्वतों के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन है,
जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करते हैं। तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो ये कौन सा है? ये दिल्ली है। वहाँ पे ठंडियाँ भी ज़्यादा होती हैं और गर्मियाँ भी ज़्यादा होती हैं। तो दिए गए विकल्पों में से दिल्ली अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, जबकि मुंबई और चेन्नई उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव करते हैं। दिल्ली समुद्र से बहुत दूर होने के कारण अत्यधिक महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करती हैं, क्योंकि यह चारों तरफ से शहरों से घिरी हुई है तथा ऐसा कोई जल निकाय नहीं है जो इसे सर्दियों में गर्म कर सके और समुद्री जलवायु प्रदान कर सके। नेक्स्ट है, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी डैश देश पर हावी रहती है। वह भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यापारिक पौने। डिटेल देखते हैं। सर्दियों के मौसम के दौरान भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने देश पर हावी रहती हैं। उत्तर पूर्वी, जिसे व्यापारिक पौने भी कहा जाता है, ये भारत देश पर हावी रहती हैं। ये पौने भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, तो भूमि से समुद्र की तरफ बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम होता है। इसके कारण मैदानी इलाकों में सर्दी की बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस क्षेत्र में ये हवाएं समुद्र से ज़मीन की ओर चलती हैं, जिससे ये नमी अपने साथ लेके जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसे प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इस घटना को मानसून का प्रस्फोट, जिसे बादल फटना भी कहते हैं। ध्यातव्य है कि मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से निकाला गया है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तन। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण जो है उच्च आर्द्रता के साथ जुड़ा उच्च तापमान। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। अक्टूबर माह में दिन गर्म, रातें ठंडी होती हैं, तो इस समय अवधि में तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। शीत ऋतु के दौरान सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण भूमध्य सागर से आने वाली पछुआ जेट धाराएं दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हिमालय के कुछ भाग पर हिमपात तथा भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो है ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में उसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में 92% जो वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है केरल राज्य में प्रवेश करती है, जिसे यहाँ मानसून विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो ये है भूमध्य सागर है। तो पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल जो है ये भूमध्य सागर है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर पर होती है। भूमध्य सागर में उठी तूफानी हवाओं को ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवाती विक्षोभ शीत ऋतु में वर्षा करती है, जो रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें तेज हवाओं के चलने से गरज के साथ वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है भैया, भारत में कितनी फसली ऋतुएँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 फसली ऋतुएँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी ये भी देख लेते हैं। तो भारत में 3 फसली ऋतुएँ रबी, खरीफ, जायद पाई जाती हैं। तो रबी की फसल जो है गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि हो गई, जो जाड़े के प्रारंभ में यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और गर्मी के प्रारंभ में मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। फिर आती है खरीफ की फसल, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि आते हैं, जिसे हम जुलाई अगस्त में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। और अगली फसल आती है जायद की फसल, जिसमें करेला, ककड़ी, तरबूज, खीरा आदि शामिल रहता है, जो कि मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। नेक्स्ट है,
भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की जाती है? तो आप सभी को पता होगा, ये मासिनराम मेघालय है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पे। देख सकते हैं, ये 467.4 इंच यानी 11,872 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन डैश वर्षा होती है। तो कितना वर्षा होती है तो उस दिन को वर्षा दिन माना जाएगा। तो ये है 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर वर्षा होती है तो उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है। भारत में मानसून हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो भारत तथा आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है। जिस दिन वर्षा 2.5 मिलीमीटर होती है उस दिन को वर्षा दिन रेनी डे माना जाता है। वर्षा की तीव्रता मापने वाले यंत्र को वर्षा मापी कहते हैं। इसे मुख्यतः मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मापा जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के मासिनराम मेघालय में होती है। अगला टॉपिक है टाइम जोन। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। GMT का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच मीन टाइम का अभिप्राय उस समय से है जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय कहते मानते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व यानी उत्तर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है। इस रेखा पर वर्णित स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय मानक समय माना जाता है। यह 5 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT से कितना आगे है? तो कई बार बता चुके हैं, ये 5.5 घंटा आगे है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में बांटा गया है? तो ये 24। सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाला देश कौन सा है? फ्रांस है 12 और रूस है 11। कई बार हो चुका है ये। आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? ये जो है जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में आया था तो माना गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देख सकते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश 23 डिग्री 18 मिनट, जबलपुर मध्य प्रदेश 23 डिग्री 11 मिनट। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। आयोग ने विकल्प सी माना था, इसीलिए कह रहे हैं। आयोग ने गलत उत्तर दिया था, यहाँ पे त्रिपुरा को माना था जो कि गलत था। दोबारा जब आंसर किया आया था उसमें भी उन्होंने सी ही माना था। और क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा तथा मिजोरम। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। तो आंध्र प्रदेश शामिल है, उड़ीसा शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, बिहार शामिल नहीं है। 5 राज्य हैं कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर। अगला टॉपिक है जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। देखते हैं, इनमें पहला क्वेश्चन है प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं क्रूड या अशोधित जन्म दर। किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को अशोधित जन्म दर कहा जाता है। अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणे 1000। कैसे निकाला जाता है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है?
आर्थिक कारण पूछा गया है तो शहरीकरण है, खनिज है, औद्योगिकरण है, जबकि पानी की उपलब्धता आर्थिक कारण नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शहरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण है, जबकि पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा नहीं है? प्रवसन है, जन्म है, मृत्यु है, रुग्णता नहीं है। जनसंख्या में परिवर्तन को प्रवसन यानी माइग्रेशन, मृत्यु तथा जन्म प्रभावित करते हैं, किंतु रुग्णता का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से इस पर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? ये रही है 20.09%। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 20.22% थी, जबकि देश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% थी। प्रदेश में पुरुष और महिला की 10 की वृद्धि क्रमशः 19.31 तथा 21.23% रही। ध्यातव्य है कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना जो हुई थी इसके समय में हुई थी, ये लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में। देख सकते हैं, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो था, जबकि नियमित रूप से 10 वर्षीय जनगणना लॉर्ड डिपिन के कार्यकाल में 1881 में प्रारंभ हुई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारत में 6 जनगणनाएँ संपन्न हो चुकी थी, जबकि 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है। कितना प्रतिशत रहता है? लगभग 16% उत्तर प्रदेश में रहता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 16.49% उत्तर प्रदेश में रहता है, जबकि 30 अप्रैल 2013 को जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों जारी किए गए। इसके अनुसार भारत की जनसंख्या का 16.50% उत्तर प्रदेश में रहता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2001 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर क्या था? तो ये क्या था? ये था 20.09%। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना। कितने पर? 2045 तक स्थिर स्थिति पर ला देना। दोस्तों, हम लोग पूरा लगभग 200 क्वेश्चन से ज़्यादा कर चुके हैं। भारत का भूगोल भी इसमें कवर हुआ, इसके अलावा जो है विश्व का भूगोल भी हम लोग कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थशास्त्र करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।